सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल में। दर्शकों, आज की स्ट्रीम में हम जातिवाद से जुड़े हुए एक मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कैसे भारत का जो सवर्ण समाज है, विशेषकर ब्राह्मण समाज है, वो जातिवाद के विरुद्ध होने वाले किसी भी सकारात्मक विमर्श को वो कभी परवान चढ़ने ही नहीं देता, कभी उठने ही नहीं देता और इन केन प्रकरण किसी भी तरह से जाति के विमर्श को वो दबा देता है। ये हम समझते हैं कि भारत के सवर्ण जो हैं जाति के मुद्दे को लेके बड़े असहज रहते हैं और क्योंकि ये सारे विषय उनके अपराधों को उन्हें क्या बोलते हैं अपराध बोध शायद कराते होंगे, तो कभी भी ऐसे मुद्दों को वो चर्चाओं में नहीं आने देते और गफलतें पैदा करके हमेशा ऐसे मुद्दों को वो दबा देते। तो आज का जो मामला है कुछ इसी तरह का मामला है। जातिवाद के मुद्दों पर एक सकारात्मक विमर्श उत्पन्न हो सकता था जिसके तार्किक सवाल जवाब दिए जा सकते थे, पर इसके विपरीत देश के सवर्णों ने, ब्राह्मणों ने इस मुद्दे को आक्रामकता से दबाने का पूरा एक अभियान चला दिया है। ठीक, तो चलिए इस मुद्दे को थोड़ा समझते हैं, इस मुद्दे की गहराई को समझते हैं और क्या बोलते हैं आज का जो प्रेजेंटेशन है उसके माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम को हम थोड़े ज्यादा बेहतर तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। ठीक, चलिए तो ये प्रेजेंटेशन है, इसके माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम को हम थोड़े बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक, तो दर्शकों, आज की स्ट्रीम शुरू करने से पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले हम आपको क्या बोलते हैं जो भारत का विधि दिवस है, ठीक है, जिसे अब संविधान दिवस भी कहते हैं, उसकी आपको बधाइयां देते हैं। ठीक, जैसा कि आप जानते होंगे भारत का जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान है वो आंशिक रूप से लागू किया गया। मौलिक अधिकार और संविधान के कुछ उपबंध आंशिक रूप से देश पे लागू किए गए। ठीक, तो इस दिन को 26 नवंबर को अगर आप ध्यान से देखें तो बीजेपी में सत्ता में आने से पहले तक इस दिवस को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था, लॉ डे के रूप में इसे मनाया जाता था। ठीक, तो ये भारत का विधि दिवस था और भारत के इस विधि दिवस को ठीक लंबे समय तक इसी रूप में मनाते रहे, लेकिन बीजेपी सत्ता में आई और बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद इस विधि दिवस को अगर आप देखें तो संविधान दिवस के रूप में घोषित कर दिया। तो अब ये जो विधि दिवस था आपका लॉ डे था, क्योंकि भारत की संविधान जो है भारत की सबसे बड़ी नियमों की पुस्तिका है। ठीक है, तो ये लॉ डे था, ये अब आपका संविधान दिवस हो गया है। ठीक, तो भारत के विधि दिवस की और अब बीजेपी के अनुसार भारत के संविधान दिवस की आपको बहुत बहुत बधाइयां। आप तो जानते ही हैं बीजेपी कितना संविधान में विश्वास रखती है और संविधान के प्रति उसकी क्या समर्पण है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। और इससे आप समझना चाहते हैं तो आप इसी बात से समझिए कि अभी कल ही की तो बात है, प्रधानमंत्री संविधान दिवस की कस्में खा रहे थे, संविधान की कस्में खा रहे थे और अब पता चलता है कि भारत में राज्यसभा में जो राज्यसभा के सभापति हैं, नए निर्वाचित उपराष्ट्रपति हैं, आरएसएस बैकग्राउंड के हैं, उन्होंने अब एक नए डेकोरम के नाम पर एक नई गाइडलाइन जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत की राज्यसभा में वंदे मातरम और क्या बोलते हैं जय हिंद जैसे नारों का उद्घोष, अन्य नारों का उद्घोष नहीं किया जाएगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उसमें गाइडलाइन में ये भी है कि जो सभापति हैं, चेयर है राज्यसभा के, उनके निर्णयों की अंदर या बाहर आलोचना नहीं की जा सकती। तो ये सोचिए संविधान में कितनी विश्वास रखते हैं, कितनी आस्था रखते हैं। हालांकि जय हिंद से और वंदे मातरम से हम भीमवादियों का कोई बहुत बड़ा नाता तो नहीं है, लेकिन ये तो स्वयं बीजेपी के मुद्दे हैं। बीजेपी इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, लेकिन राज्यसभा में वो ये नहीं चाहती कि कोई जय हिंद का नारा बोले, नारा लगाए। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग ये भी कहते हैं कि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, और लेकिन राज्यसभा में वो एडवाइजरी जारी करते हैं कि वंदे मातरम गाने का उद्घोष नहीं किया जाएगा। आपको अभी पता होगा कि कुछ समय पहले प्रधानमंत्री कांग्रेस पर आरोप लगा रहे थे कि भैया वंदे मातरम की जो बात की दो लाइनें हैं जिनमें दुर्गा का आह्वान किया गया है, ठीक है, वो कांग्रेस ने हटाई। अब इन्हीं के सरकार में, इन्हीं की पार्टी से आने वाले क्या बोलते हैं आपके राज्यसभा के सभापति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
उनके नेतृत्व में गाइडलाइन आई है, जिनमें वंदे मातरम और क्या बोलते हैं, जय हिंद जैसे नारे राज्यसभा में उद्घोष नहीं किए जा सकते हैं। और साथ में क्या बोलते हैं, राज्यसभा के सभापति के निर्णयों की आलोचना भी नहीं की जा सकती अंदर और बाहर। आप अंदाज लगाइए लोकतंत्र में इन लोगों के कितने विश्वास हैं और ये किस तरह के लोकतंत्र को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप चाहे तो खुश हो सकते हैं विधि दिवस के लिए या संविधान दिवस के लिए। पर संविधान दिवस पे खुश होने से पहले इतना थोड़ा ध्यान रखिए कि अभी अभी बिहार में लोकतंत्र को लूटा गया है। ठीक, ये तो याद होगा ना आपको। तो संविधान में कितना विश्वास है भाजपाइयों का, ये बताने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए संविधान दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक, चलिए, तो इस विधि दिवस पर हम डॉक्टर अंबेडकर के कुछ शब्दों को आपको दोहराते हुए दिखाई देते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मैं रात रात भर इसलिए जागता हूं क्योंकि मेरा समाज सो रहा है। इन्हीं शब्दों को मैं भी दोहराता हूं कि आप और हम रात रात भर शायद इसीलिए जागते हैं क्योंकि हमारा समाज सो रहा है। और हमारा समाज किस स्तर पे सो रहा है, अभी बिहार के चुनाव में आपने देखा होगा। कुछ छोटी मोटी सुविधाओं के लिए उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य की शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रगति, उन सब से समझौते कर लिए। ठीक, तो ये सच्चाई है कि हमारा समाज सो रहा है और आपको और हमको शायद इसलिए रातों में जाग जाग कर अपने काम से आने के बाद, मतलब काफी देर हो जाती है कई बार मुझे काम से आते हुए, आप जानते होंगे किस तरह का काम करता हूँ, और उसके बाद रातों में हम ये लंबी स्ट्रीम करते हैं। ये काफी थकाऊ भी हैं, उबाऊ भी हैं और काफी टोल भी हैं क्योंकि हम किसी किस्म का आमोद प्रमोद नहीं करते हैं। ये काफी जटिल चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी आप हमारे साथ रहते हैं, पर्याप्त मात्रा में आप योगदान देते हैं इस पूरे महत्वपूर्ण काम को आगे बढ़ाने के लिए, अम्बेडकराइट मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि हमारा समाज तो सोया हुआ है और उसे जगाने के लिए शायद हम रातों में गहराइयों तक जागते हैं। ठीक, बड़ी रातों में जागते हैं और आप और हम मिलके कई बार बहुत ज्यादा सुबह 4 भी बज जाते हैं। पर क्या करें, समाज सोया हुआ है और इसे जगाने के लिए ये कुछ छोटे मोटे योगदान तो हमें करने ही पड़ेंगे। ठीक, तो चलिए, आपको विधि दिवस की, भारत के विधि दिवस की फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई। और संविधान जो भारत की सबसे बड़ी नियम पुस्तिका है और इसके निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी जी जान लगा दिया। इसे बचाए रखने के लिए, इसके मूल्यों को बचाए रखने के लिए हम हमेशा कृत संकल्प रहेंगे। ठीक, चलिए, तो इस बात के साथ हम अपनी स्ट्रीम को आज आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो मामला क्या है? मामला यह है कि भाई, मामला तो बड़ा सरल साधारण सा है, इसमें कोई बहुत जटिल बातें नहीं है, लेकिन इस देश का जो सवर्ण समाज है, विशेषकर ब्राह्मण है, वो हर सरल और साधारण चीज के प्रति भी बेहद संवेदनशील है और जातिवाद, जाति के किसी भी विमर्श को वो आगे ही नहीं बढ़ने देना चाहता। वो ऐसे विमर्श को डरा धमका के दबा देना चाहता है। तो पूरा मामला क्या है? मामला क्या है? मामला ये है कि भाई, ये जो महाशय हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर हैं, इनका नाम है संतोष वर्मा। और संतोष वर्मा जी कौन है? ये एक आईएएस है, सीनियर आईएएस है। ठीक है, और ये बहुजन समाज से आते हैं। और ये जो बहुजन समाज का जो संगठन है मध्य प्रदेश में, ठीक, कर्मचारी संगठन है, जिसे अजाक्स भी कहा क्या बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, संतोष वर्मा जी जो हैं इस संगठन की अभी एक सभा में भाग ले रहे थे। बहुजन समाज का SC/ST कर्मचारी अधिकारी संगठन बोलते हैं इसे। ठीक है, तो उसके क्या बोलते हैं, उसमें इनका चयन भी किया गया और उसी आयोजन में संतोष वर्मा जी ने क्या बोलते हैं, जातिवाद के विरुद्ध जिस समय विमर्श चल रहा है उस पर अपने कुछ विचार रखे। लगभग 26-27 मिनट तक वो उस पर बोलते रहे, लेकिन उनके उन विचारों में से कुछ लाइनें पकड़कर ब्राह्मण समाज ने मोर्चा खोल लिया है, जैसा कि वो हमेशा करता है, क्योंकि वो जाति के किसी भी सकारात्मक विमर्श को ना तो भागीदारी निभाना चाहता है, ना ही आगे बढ़ना चाहता है। ठीक, तो ये पूरा मामला क्या है और क्यों ब्राह्मण बवाली हो गए, और वो इतने बवाली हो गए हैं कि वो संतोष वर्मा जी का फरसे से गर्दन काटने तक की धमकी दे रहे हैं। ठीक, तो ब्राह्मणों के इस बवाली होने के पीछे के कारण को हम समझते हैं। आखिर संतोष वर्मा जी ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया, ठीक, जो इतना हंगामा बरपा रखा है बवाली ब्राह्मणों ने। ठीक, तो देखते हैं ये पूरा मामला क्या है और ब्राह्मणों के इस बवाली स्वरूप को भी थोड़ी समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। ठीक,
तो मामला ये है कि भाई ये जो अजाक संगठन है मध्य प्रदेश में, अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी अधिकारियों का संगठन ये कहलाता है, इस तरह से इसकी व्याख्या होती है। इसके नवनिर्वाचित प्रांतीय अध्यक्ष चुने गए थे अभी संतोष वर्मा जी, और वहां की भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक आयोजन चल रहा था। इस आयोजन में जो इस समय देश में जो जाति का विमर्श चल रहा है उस पर उन्होंने अपने कुछ विचार रखे। वो क्या विमर्श है उस पर मैं आपको लेके चलता हूँ। 27 मिनट का पूरा वीडियो है, बड़ा वीडियो है। उसमें से कुछ लाइनों को लेके ब्राह्मण बवाली हो गए और इन बवाली ब्राह्मणों ने गर्दन तक काटने तक की धमकियां दे दी। तो ये कुछ लाइनें जो उनके 27 मिनट के भाषण में जिसको लेके ब्राह्मणों की घोर आपत्तियां हैं, वो ये हैं कि संतोष वर्मा जी अपने भाषण में ये कहते हैं कि जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं देता है या उससे संबंध नहीं बनाता है तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। ठीक, अब इसके पीछे का कॉन्टेस्ट क्या है इस पे मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं। अगर आप इन लाइनों को भी देखें कि संतोष वर्मा जी अपने लिए नहीं कोई लड़की मांग रहे, वो बेटी मान रहे हैं किसे, अपने बेटे के लिए। अब ये तो आपको पता होगा कि भारत में या तो लव मैरिजेस होती हैं या अरेंज मैरिजेस होती हैं, और अरेंज मैरिजेस में बेटियों को मांगना या बेटों को मांगना ये एक साधारण से शब्द है, मध्य प्रदेश और उस तरफ की भाषा के आम शब्द हैं, इस तरह से वो बोलते हैं। इसमें आप किसी और राज्य में होंगे तो शायद आपको इन शब्दों पे आपत्ति हो सकती है, पर मध्य प्रदेश के जो लोग जानते हैं, उनकी मालवी भाषा जानते हैं, वहां लोग इसी तरह से बात करते हैं, यार तुम्हारी बेटी दे दो हमारे बेटे के लिए, या हमारा बेटा तुम्हारी बेटी के लिए दे दो, ऐसा आम बोलचाल की भाषा। ठीक, तो संतोष वर्मा जी भी शायद इसी साधारण वहां की भाषा के हिसाब से इस बात को कह रहे हैं और अपने बेटे के लिए ये बेटी का दान मांग रहे हैं। भाई हिंदू धर्म में तो कन्यादान ही होता है। ठीक, तो वो जो बात कह रहे हैं कि अपनी उनके बेटे के लिए कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं कर देता, ठीक है, कन्यादान यानी शादी की बात हो रही है, या उनसे संबंध नहीं बना लेता, वैवाहिक संबंध नहीं बनाता उनके बेटे से, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। अब इस बयान के पीछे का एक पृष्ठभूमि है। वो पृष्ठभूमि आज जो आरक्षण पे सुप्रीम कोर्ट से सवाल किए गए हैं उस पृष्ठभूमि वहां तक जाती है। अभी मैं आपको वहां तक भी थोड़ा सा लेके चलता हूं। पर प्राइमा फेसी ये बयान जब आया 27 मिनट का, उसमें से बीच में से वीडियो काट कर इस बयान को लेकर ब्राह्मण बवालियों ने बवाल मचाना शुरू कर दिया। बावले हो गए ब्राह्मण कि अरे ऐसे कैसे बेटी मांग सकते हो, ये और वो तमाम सारी। ठीक, तो ये मोटा मोटा बयान है। इसके बाद जब इस मुद्दे को लेकर विवाद हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई संतोष वर्मा जी फिर आगे ये कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में सामाजिक पिछड़ेपन के कारण SC ST को आरक्षण का फायदा दिया। जब तक ये जातिगत व्यवस्था और पिछड़ापन रहेगा तब तक आरक्षण की वकालत हम लोग करते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भाई सामाजिक पिछड़ापन है, इस वजह से ये मिला हुआ है, और जब तक भेदभाव वगैरह बने रहेंगे, पिछड़ापन बना रहेगा, तब तक आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक, फिर आगे वो और ये बात कहते हैं, दैनिक भास्कर छापता है कि जब उनसे पूछा गया कि भाई ब्राह्मणों ने बवाल कर दिया, ब्राह्मण उनके गर्दन काटने की बात कहने लगे, फरसा बरसा लेकर ब्राह्मण की औरतें निकल पड़ी, ठीक है, धमकी देती हुई, तो भाई उन्होंने फिर कहा कि मैंने कोई गलत बात नहीं की है और ना ही ये बात अकेले बंद कमरे में की गई है। मैंने 27 मिनट बात की, उसमें से 2 बातों को बताया जा रहा है, बाकी को नहीं बताया जा रहा। कुल मिलाकर ब्राह्मण, मैंने पहले भी कहा कि उन्हें ये मुद्दा नहीं है कि किस कॉन्टेस्ट में ये बात कही गई, भाई हर बात का एक संदर्भ होता है। उन्हें सिर्फ बवाल मचाने से मतलब है कि ब्राह्मणों का और सवर्णों का एक मुद्दा है कि जातिवाद के मुद्दे पर वो वहीं खड़े हैं शोषणकारी और अत्याचारी के रूप में जहां वो मुसलमानों को खड़ा करते हैं। ठीक, तो अगर जाति का विमर्श कहीं पर भी उठ खड़ा होता है तो वो इसे क्रूरता से दबाने में विश्वास रखते हैं। वो विमर्श ही नहीं चाहते, जाति के विमर्श पर बात करने वालों को वो जातिवादी कहते हैं। ठीक है, तो वो जाति का विमर्श ही नहीं चाहते, वो चाहते ही नहीं कि इस मुद्दे पे बात हो, अच्छी बात बुरी बात नहीं, बात ही ना हो। ठीक, तो किसी तरह की बात करना ही नहीं देना चाहते। तो संतोष वर्मा के उन बयान से 2-4 लाइनों को पकड़ के ऊधम मचाना शुरू कर दिया। मोटा मोटा ब्राह्मण की लड़की कैसे मांग ली, इनकी हिम्मत कैसे हो गई, फलाना डिकाना, आरक्षण से ब्राह्मण का, लड़कियों के शादी का क्या संबंध है। ब्राह्मणों की बैल बुद्धि में शायद ये नहीं घुसता होगा कि आरक्षण का शादी विवाह से क्या संबंध है। ठीक, ये होता है, बवालियों की बुद्धि में शायद ना घुसे, या फिर उस विमर्श को ही नहीं खड़ा होने देना चाहते जो उनके जातिवादी चरित्र को उजागर कर देता है। ठीक, ये पूरा मामला है। फिर संतोष वर्मा जी से जब इसका विवाद हो गया, ब्राह्मणों ने बवाल मचाना शुरू कर दिया, बवाली हो गए, तो फिर उनसे और भी प्रश्न उत्तर किए गए और वो बोलते हैं कि भाई
कॉन्टेक्स्ट बताते हैं, इस बात का पूरा संदर्भ बताया जाता है कि वर्मा जी बोलते हैं दैनिक भास्कर के हिसाब से कि बयान पर पहले आपत्ति क्यों नहीं ली। भास्कर से बात करते हुए संतोष वर्मा आईएएस हैं ये, ठीक है, इन्होंने कहा कि मैंने 27 मिनट अपनी बात रखी थी। जो लोग सामाजिक पिछड़ेपन के बजाय आर्थिक रूप से आरक्षण की बात करते हैं, मैं उस संबंध में अपनी बात रख रहा था, ठीक है। उस दौरान मैंने तर्कपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश की। अब देखिए, कॉन्टेक्स्ट समझिए, इस पूरी बात का एक संदर्भ है। संदर्भ सुप्रीम कोर्ट के बयानों तक जाता है, जो इस समय देश में एससी एसटी वर्ग में, विशेषकर वो वर्ग जो एससी एसटी समाज से आता है, जो कि ऊंचे पदों पर है, अच्छा खाता पीता है, जो कि अच्छी सरकारी नौकरियों में है, अब उसके अंदर एक असहजता है, क्योंकि बात ये कही जा रही है, सुप्रीम कोर्ट से कही जा रही है कि उसके बच्चों का आरक्षण छीन लिया जाए, क्योंकि ये लोग खा पी कर अच्छे हो गए, क्रीमी लेयर में आ गए, तो इनसे आरक्षण छीन लिया जाए। तो समाज के इस वर्ग में, जो कि समाज में थोड़ा बोलने चालने लायक स्थिति में आ गया है, कुछ आईएएस हैं, थोड़े बहुत ही लोग हैं, लेकिन इन थोड़े बहुत लोगों के बच्चों से आरक्षण छीनने की बात की जा रही है और उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी पैदा की जा रही है। लेकिन इसके एवज में मूलभूत सवालों के जवाब दिए ही नहीं जा रहे। संतोष वर्मा जो बात कह रहे हैं, वो संतोष वर्मा की नहीं, इस देश में उन सब लोगों की जो किसी तरह से आरक्षण का लाभ लेकर सरकारी नौकरियों में है, जो थोड़ा खाने पीने लग गए, थोड़े बेहतर हो गए, जिनके बच्चों के क्रीमी लेयर लगाकर आरक्षण छीनने की बातें सुप्रीम कोर्ट से और तमाम सारी जगह से की जा रही हैं, जिनके अंदर एक असहजता है। ये सवाल उन सब के मन से आता है। वो हर व्यक्ति संतोष वर्मा के साथ इस सवाल को पूछेगा कि अगर तुम हमारे बच्चों का आरक्षण हटा रहे हो, तो क्या हमें आरक्षण के दायरे से बाहर कर रहे हो, तो क्या अब हमारे साथ सवर्णों की तरह व्यवहार करोगे? क्या अब सवर्ण हमारे साथ रोटी बेटी के संबंध बनाएंगे, या फिर हम आरक्षण से भी बाहर हो जाएंगे, हमारे बच्चे, और दलित पिछड़े के पिछड़े ही रहेंगे और हमारे साथ भेदभाव भी होता रहेगा और आरक्षण भी नहीं मिलेगा? क्या ये खेल खेलने की तैयारी चल रही है? तो पूरे दलित पिछड़े समाज में एक असहजता है इस पूरे आरक्षण पे उठे इन प्रश्नों को लेकर, विशेषकर तब जब सरकार केवल आरक्षण के दायरे से उन लोगों के बच्चों को बाहर करने की क्रीमी लेयर के नाम पे सपने देख रही है। सुप्रीम कोर्ट में बैठे ब्राह्मणवादी लोग सपने देख रहे हैं, ठीक, बजाय उन प्रश्नों के जवाब देने के कि अगर आप दायरे से बाहर करोगे तो सवर्ण की तरह, भाई आपने आरक्षण से बाहर कर दिया, आप ये कहते हो आप सामाजिक रूप से आप पिछड़े नहीं हो, आप बराबरी के हो गए, तो फिर सवर्ण हमसे रोटी बेटी के संबंध बनाए, क्यों नहीं बनाते? और आरक्षण भी हटा दोगे और भेदभाव भी करते रहोगे, ये कैसे चलेगा? तो ये जो प्रश्न है जो संतोष वर्मा उठा रहे हैं, ये हर दलित पिछड़े जो थोड़ा बहुत बेहतर स्थिति में है, ये उसके अंदर की असहजता है कि यार ये कैसे कर सकते हो कि एक तरफ हम दलित भी रहेंगे, पिछड़े भी रहेंगे, आरक्षण के दायरे से हमारे बच्चे भी बाहर हो जाएंगे और हमारे साथ सवर्णों जैसा व्यवहार भी नहीं किया जाएगा, हमारे साथ सामाजिक रूप से अगड़ों की तरह व्यवहार भी नहीं किया जाएगा और हमें पिछड़े होने के लाभ भी नहीं मिलेंगे हमारे बच्चों को। ये कैसी मूर्खतापूर्ण बहस इस समय देश में चलने के लिए कि रहोगे दलित पिछड़े ही, लेकिन आरक्षण के लाभ से तुम्हारे बच्चों को बाहर कर देंगे क्योंकि तुम एक बार ले चुके हो, ठीक, लेकिन हमारे साथ सवर्णों की तरह हमारे साथ समानता बढ़ती नहीं जाएगी। ये जो सवाल है इस समय देश में तमाम सारे उन दलित पिछड़ों के दिमागों में घूम रहा है, संतोष वर्मा जैसे लोगों के दिमागों में घूम रहा है कि यार हमारे साथ समानता का व्यवहार तो तुम्हें करना नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों को आरक्षण के दायरे से बाहर कर देना है। तो वो दलित पिछड़े तो रहें, लेकिन आरक्षण उन्हें तब भी ना मिले। ये किस तरह का खेल इस समय बीजेपी आरएसएस के लोग खेल रहे हैं, सवर्ण लोग खेल रहे हैं। और कोई अगर इस बात को उठाए तो फरसा दिखाकर, गर्दन काटने की धमकी देकर, एफआईआर दर्ज कर कर पूरे ब्राह्मण एक टांग से अपनी औरतों के साथ सड़कों पे उतर आए और मारने की धमकी देने लगी। ये किस तरह का विमर्श इस समय देश में चल रहा है, ये किस तरह की बात इस समय देश में चल रही है? आप इस प्रश्न का जवाब क्यों नहीं देते कि अगर हमें आरक्षण की क्रीमी लेयर लगाकर बच्चों को आरक्षण के दायरे से बाहर करोगे तो क्या उनके साथ सवर्णों का व्यवहार करोगे? क्या सवर्ण लोग उनके साथ रोटी बेटी संबंध बनाएंगे? क्योंकि सरकार तो यही कह रही है आप तो सामाजिक रूप से अब पिछड़े नहीं रहे, आपके पिताजी ने आरक्षण दे दिया, अब तो आप सामाजिक रूप से अगड़े हो गए, तो अगड़ों से रोटी बेटी के संबंध बनवाओ। बोलो अगड़ों से कि भाई बनाए रोटी बेटी के संबंध, भाई अब तो हम अगड़े हो गए ना, आरक्षण का लाभ ले लिया। और जब तक ये नहीं होता तब तक आरक्षण के दायरे से किसी के बच्चे को आप कैसे बाहर कर सकते हो? पिछड़ा का पिछड़ा तो रहेगा ना।
भले ही आरक्षण का लाभ क्यों ना पिताजी ले लें। तो प्रश्नों के जवाब नहीं है, केवल दलित पिछड़ों को और प्रताड़ित करने की एक पूरा खेल है। एससी एसटी वर्ग में एक थोड़ा सा बेहतर वर्ग अब तैयार हो गया, जिसके बच्चे पढ़े लिखे हैं, जिसके पास थोड़ा सा पैसा आ गया, जो अपनी बात को पढ़ लिख कर समाज के सामने रख सकते हैं, जो समाज में भविष्य में नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं, संगठनकर्ता हो सकते हैं। उन्हें खत्म कर देने का ये पूरा खेल चल रहा है और इसको लेकर बड़ी असहजता है। और ये जो अजाक संगठन है, एससी एसटी कर्मचारी क्या बोलते हैं, अधिकारी संगठन, उसमें यही तो बात करेगा एक एससी एसटी से आने वाला क्या बोलते हैं व्यक्ति, कि भाई हमारे बच्चों के आरक्षण से बाहर कर रहे हो क्रीमी लेयर लगा के, तो हमारे साथ सवर्णों का व्यवहार क्यों नहीं करते, रोटी बेटी संबंध क्यों नहीं बनाते, और क्या प्रश्न पूछेगा बताइए। इस प्रश्न को लेकर जब उठाया गया संतोष वर्मा के द्वारा, जो कि हर एससी एसटी, जो कई सरकारी कर्मचारी अधिकारी है, उसके दिमाग में चल रहा सवाल है, तो पूरा ब्राह्मण समाज अब पिल पड़ा है, पूरा समाज, सवर्ण समाज पिल पड़ा है, पूरा सवर्ण गोदी मीडिया संतोष वर्मा के पीछे ऊपर पिल पड़ा है कि किसी तरह से इसका मुंह दोंच दो, बंद कर दो, गर्दन काट दो, फरसा चला दो। ये पूरा खेल इस समय चल रहा है। तो ये बड़ा जटिल और गंभीर सवाल है, और जो संतोष वर्मा उठा रहे हैं, ये संतोष वर्मा के अंदर की असहजता नहीं है, ये पूरे सरकारी दलित पिछड़ों से आने वाले सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के अंदर की असहजता है कि उनके बच्चों के साथ आगे ये लोग क्या करने वाले। और यही सवर्ण वहां बैठकर सुप्रीम कोर्ट में ये क्रीमी लेयर की बातें करते हैं और बकवास बातें करते दिखाई देते हैं। ठीक, तो ये बड़ा जटिल और गंभीर मामला है। ये उतना सा मामला नहीं है कि कोई ब्राह्मण की बेटी मांग रहा है, ठीक, ये उतनी मजाक का विषय भी नहीं है। ये बहुत जटिल मामला है। दलित पिछड़ों में, दलित पिछड़े अधिकारी कर्मचारियों के अंदर एक बहुत ही भयानक किस्म का असहजता, असंतोष और व्याकुलता इस समय पनप रही है अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, क्योंकि वो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। ना वो आरक्षण मिलेगा, ना उनके साथ समानता बरती जाएगी, ना तो सवर्ण रोटी बेटी का संबंध बनाएंगे, और आरक्षण भी नहीं मिलेगा तो वो कहीं नहीं रहेंगे, जहां से ऊपर आए फिर वापस वहीं चले जाएंगे। ये असहजता है जो संतोष वर्मा के मुंह से निकली, और वहीं निकली जहां निकलनी चाहिए थी दलित पिछड़ों के, एससी एसटीओ के कर्मचारी संगठन की आयोजन में। यही तो बात होनी चाहिए थी, ठीक। पर परेशानी है कि इन मुद्दों को कोई एड्रेस करने तैयार नहीं है। सरकार तो मुंह नहीं खोलती, उसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक, उसे वोट से मतलब है, और वो फर्जी वोटें लेकर जीत जाती है तो वो आपकी किसी बात से कोई सरोकार नहीं रखती। ठीक है, सरकार सवर्णों को समर्थन देती है, सवर्णों की औरतें फरसा लेकर संतोष वर्मा का गर्दन काटने की बातें कह रही हैं, ठीक, सब उनके साथ में खड़े हुए हैं। और दलित पिछड़े सपोर्ट में खड़े होते नहीं, उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि उनके अंदर अब हिम्मतें नहीं बची। थोड़े बहुत सुविधाएं लेकर अब वो अपने भविष्यों को लेकर कुछ नहीं बोलते, उनके अंदर अब हिम्मतें नहीं बची। तो बड़ी गंभीर जटिल स्थिति में ये पूरा मामला इस समय चल रहा है। ये कोई सरल साधारण मामला नहीं है, और ये उतना बचकाना भी नहीं है जितना बचकाना इससे बनाने की कोशिशें इस समय मीडिया के द्वारा की जा रही, ठीक। तो ये संतोष वर्मा ने ये कहा कि भाई सामाजिक पिछड़ेपन के बजाय आर्थिक पिछड़ेपन के रूप में आरक्षण की बात करते हैं, उनके संदर्भ में उन्होंने अपने विचार रखे हुए थे, ठीक। मैंने थोड़ा सा कॉन्टेस्ट आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है। आगे वो कहते हैं कि मैंने ये कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि किसी आईएएस अफसर के परिवार में दूसरी पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि एससी एसटी वर्ग से आने वाले उस अधिकारी को फिर हम सामाजिक पिछड़ेपन के दायरे से बाहर निकाल दें, उसके साथ जातिगत व्यवस्था और बाकी सारे भेदभाव समाप्त हों, सभी वर्गों के लोगों को उसके साथ रोटी बेटी का संबंध व्यवहार बनाना चाहिए। यही संतोष वर्मा कह रहे हैं, यही कॉन्टेस्ट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि सीधी सी बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज लोग ये कहेंगे कि एससी एसटी के लोगों के लिए भी क्रीमी लेयर होनी चाहिए, क्रीमी लेयर तो ओबीसी के लिए भी नहीं होनी चाहिए, पर अगर बात किसी के लिए भी है, तो अगर क्रीमी लेयर आप बना रहे हो और आप कह रहे हो कि आपके पिताजी ने आरक्षण का लाभ ले लिया और आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, तो फिर आप सामाजिक रूप से पिछड़े नहीं रहे। तो जब आपने ये मान लिया कि कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से पिछड़ा नहीं है, अगड़ा हो गया, तो अगड़ी जातियों के लोग उनके साथ भेदभाव बंद करें और रोटी बेटी के संबंध बनाएं। सीधी बात है, इसमें क्या बात है। जब हम अगले ही हो गए तो अगड़ों की तरह अगले लोग हमारे साथ बराबरी का व्यवहार करें ना, रोटी बेटी संबंध बनाएं, बराबरी से बिठाएं, सीधी सी डिमांड है।
इसमें गलत कहा है और ये नहीं करते तो हम पिछड़े के पिछड़े ही हैं, और जो पिछड़े हैं तो फिर आरक्षण कैसे खत्म किया जा रहा है क्रीमी लेयर की बात करके। तो ये एक जटिल मामला है, ठीक, ये गंभीर मामला है, और यही बात संतोष वर्मा भी अपनी बात में एक्सप्लेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो बवाली ब्राह्मणों के, निर्बुद्धि ब्राह्मणों की बुद्धि में कभी आएगा नहीं। उनका सिर्फ इतना है कि आरक्षण के और ब्राह्मणों की बात कर दी तो बस उठाकर हल्ला मचा दो, गदर काट दो, धमकी दे दो, मारने पीटने की बातें करो और सरकार को दबाव में लो और रिपोर्ट करवा दो और ऊधम मचा दो। ब्राह्मणों का कोई उद्देश्य किसी सकारात्मक विमर्श को आगे बढ़ाना नहीं है, उनका उद्देश्य जातिवाद खत्म करना नहीं है, उनका उद्देश्य केवल जाति के विमर्श पे पर्दा डालना है, उसे बंद कर देना है ताकि उनके अपराध सामने ना आ जाए। बात सिर्फ इतनी सी, ठीक। आगे वर्मा जी कहते हैं कि भाई यदि कोई अनुसूचित जाति जनजाति ऑफिसर अपनी जाति समाज और सामाजिक पिछड़ेपन से बाहर निकल गया है तो उसके बेटे बेटियों के साथ में हमें रोटी बेटी का व्यवहार करना चाहिए, कन्यादान करना चाहिए, ठीक है। जो इस सामाजिक पिछड़ेपन से बाहर निकल गया है उसे रोटी बेटी के व्यवहार होना चाहिए। यही बात उन्होंने 6-7 हजार लोगों के सामने कही हुई थी, ये बात वो यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। किसी को ठेस पहुंची हो तो आगे वो ये भी कह देते हैं किसी को ठेस पहुंची हो तो माफी मांगने को भी तैयार हैं। और वर्मा जी ने कहा कि अपनी बात फिर दोहराते कहते हैं कि यदि मेरी बात से किसी पर्टिकुलर समाज को किसी प्रकार की ठेस पहुंची है तो दिल से माफी भी मांगने को तैयार था। भाई ये भी नहीं है, फिर भी बवाली ब्राह्मण बवाल मचाने लगे हुए हैं, ठीक। निर्बुद्धि ब्राह्मण फिर भी ऐसे अरे हमारी बेटियों की बात आ गई, हमारी अस्मिता की बात आ गई, बकवास कर रहे हैं बगैर किसी बात को समझे हुए। वो अपनी बवालीपन पे, निर्बुद्धिपन पे, जड़ता पे उल्लू ऊधम मचाने बैठे हुए, ठीक। मुद्दा नहीं समझना है, मुद्दे की गहराई भी नहीं समझना है। केवल ब्राह्मण बोल कैसे दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तुम दलित पिछड़ों की इतनी हिम्मत हो गई ब्राह्मण की बेटी मांगने लगे, अभी तुम्हें सबक सिखाते हैं, अरसा फरसा लेकर निकल पड़े, ठीक। यही सब पूरी बात यहां पे इस कॉन्टेस्ट में चल रही, ठीक है। अंतरजातीय विवाद से ही जाति की खाई को भरा जा सकता है, यही बात संतोष वर्मा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये वो सम्मेलन था जिसमें उन्होंने ये सारी बात यहां पर कही हुई थी, और ये वो कॉन्टेस्ट था जिस कॉन्टेस्ट में उन्होंने ये बात कही हुई थी। अब ये तो संतोष वर्मा की, आईएएस संतोष वर्मा की क्या बोलते हैं, बौद्धिक स्तर की बात थी जो मैंने आपके सामने रखी। अब इन बवाली ब्राह्मणों का बौद्धिक स्तर देखो आप, मतलब मैंने आपके सामने पूरी बात रखी कि क्या कॉन्टेस्ट है, क्या कंसर्न है, और अधिकार अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ अजाक्स के लोग किस मुद्दे को लेके कंसर्न है, ये उनका कंसर्न है। और ये होना ये चाहिए था कि ब्राह्मणों को आके इस कंसर्न के जवाब देने चाहिए थे कि हाँ भाई आप सही बात कह रहे हो, अगर आप क्रीमी लेयर का सिद्धांत लगेगा, आप सवर्णों में आ जाओगे, सामाजिक रूप से पिछड़े नहीं रहोगे, तो हम लोग आपके साथ बराबरी का व्यवहार करेंगे, रोटी बेटी संबंध बनाएंगे। सकारात्मक प्रतिक्रिया तो यही होनी थी कि भाई कोई जाति नहीं होती, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, आप भी आओ, हम सब लोग मिलकर बराबरी से रहेंगे और अपनी बेटियों के बेटे बेटियों के शादी विवाह करेंगे, समानता ऐसे ही आएगी। भाई ब्राह्मणों को यह प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, पर इसके विरुद्ध ब्राह्मण अपने जातिवाद को बचाने में और अपनी हठ धर्मिता दिखाने में और अपनी बवाली निर्बुद्धिपन दिखाते हुए इस मुद्दे को एक अलग ही रंग देने में लग गए। अब देखिए पूरी बात देखिए बवाली ब्राह्मणों ने कैसे मोड़ी हुई है, देखिए अब ब्राह्मणों के बयान देखिए। संतोष वर्मा की बौद्धिक स्तर तो मैंने बता दिया आपको, ठीक। इन बवालियों के बौद्धिक स्तर को देखिए। पंडित राम नारायण अवस्थी, नाम में पंडित है पर बुद्धि में गोबर भरा हुआ, ठीक। सवर्ण ब्राह्मण युवा समिति, देख लीजिए, सर्व ब्राह्मण युवा समिति, सर्व ब्राह्मण युवा समिति से है ये। अब ये क्या कह रहे हैं, बात अब ब्राह्मणों की बेटियों तक पहुंच गई। यदि सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है तो समाज खुद अपनी बेटियों की रक्षा के लिए आगे आएगा, हमें कानून अपने हाथों में लेना पड़ेगा। देख लो, ये मारने की धमकी दे रहा है, देख रहे हैं। तो मतलब ये बुद्धिहीन आदमी छाप चंदन तिलक लगा के पैदाइश के आधार पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करके ऊंचा मानने वाला आदमी, अनपढ़ गवार आदमी, इसे इतनी बात समझ में नहीं आ रही कि भैया बराबरी से व्यवहार होना चाहिए, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, सब बराबर हैं, सबको अपने साथ एक साथ रह मानना चाहिए और रोटी बेटी के संबंध होने चाहिए। ये बात समझने की बजाय ये बुद्धिहीन बवाली आदमी ये उल्टी बातें कर रहा है। बात बेटियों पर आ गई, सरकार नहीं करेगी तो हम अपनी सुरक्षा खुद कर लेंगे, कानून अपने हाथ में। बामन कभी भी कानून अपने हाथ में ले सकते हैं, इनके बाप के राज चल रहे हैं। यही बात किसी दलित पिछड़े ने कह दी होती तो अभी पुलिस सेना सब पहुंच गई होती और गिरफ्तार कर ली थी। इनके लिए पूरी छूट है, ये कितनी भी निर्बुद्धि की बात करेंगे, बवाल करेंगे, मारने की धमकी देंगे,
इनके लिए पूरी छूट है, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि इनके कहने पर उल्ट संतोष वर्मा पे कार्रवाई हो जाएगी। जो सुलझी बात कह रहा है, सही बात कह रहा है, देश को सुधारने की बात कह रहा है, उस पर तो कार्रवाई होगी, लेकिन बवालियों पे कार्रवाई नहीं होगी। और इनकी बुद्धि में कुछ घुसा भी नहीं, इनकी बुद्धि में बस इतना आएगा, अरे हमारी बेटी कैसे मांग ली नीचों ने, बस लड़ने सड़क पे उतर आए। कुछ नहीं समझना ना चाहते हैं, ना बुद्धि है समझने की इनमें। जाति के गुरूर में इतने अंधे हैं ये लोग कि किसी सही बात को भी ना स्वीकारना चाहते, ना समझना चाहते। ये अपने आप में कितनी सही बात है कि हम सब लोग बराबर हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, और हम सब लोग मिलके आपस में शादी विवाह करेंगे, इसमें क्या बुराई है? इतनी सी तो बात कहनी थी। उसके विरुद्ध लड़ने मारने खड़े हुए हैं, अपनी जातिवाद को बचाने खड़े हुए हैं। और आज 2025 में ये बेवकूफी भरी बात कह रहे हैं, बात हमारी बेटी, अरे तुम्हारी बेटियों पे कहां बात आ गई भैया? वो आदमी इतना ही तो कह रहा है कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं, अगर मुझे आगे का मान रहे हो, मेरे बच्चे को आरक्षण नहीं देना चाहते, तो फिर मेरे साथ बराबरी से रोटी बेटी संबंध बनाओ। इतनी सी बात ही तो वो कह रहा है। अब ये समझने में भी इन बवालियों के, बुद्धिहीन लोगों के, जाति के आधार पर खुद को ऊंचा मानने के लोगों के दिमाग में ये घुस ही नहीं रहा, क्योंकि इनके दिमाग में पहले से गोबर घुसा हुआ है। ठीक है, गोबर और गौमूत्र की वजह से वहां कुछ और सही जाने के लिए जगह बची नहीं। ठीक, अब आगे देखिए। ठीक, ये देख लीजिए और देख लीजिए। अब मजेदार बात है कि अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संगठन है, ठीक है, इनके विरुद्ध में बाकी के देखिए कर्मचारी संगठन और ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी भी आ गए, ये भी विरोध करने पहुंच गए। ये प्रधानमंत्री को लेटर लिख दिए, मुख्यमंत्री को लिख दिया, धमकी दे दी, अरे भैया ये ऐसे कैसे जातिवाद फैला रहा है। अब जातिवाद कहाँ फैला रहा है? ठीक, ये लोग भी सामने आ गए। अब देख लीजिए, उमाशंकर तिवारी आ गया, ये अध्यक्ष कर्मचारी संघ, ये कह रहा है सवर्ण समाज के संगठन भी आंदोलन में कूदेंगे और जरूरत पड़ी तो हम इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे और कोर्ट तक जाएंगे। अरे भैया, तू किस लिए कोर्ट जाएगा और किस लिए एफआईआर दर्ज कराएगा यार? मूर्ख आदमी। वो इतने ही तो कह रहे हैं वर्मा जी कि भैया हम सब लोग बराबर हैं, हमारे साथ बराबर से व्यवहार करो, हमारे साथ भी रोटी बेटी का संबंध करो, मेरे बेटे को भी ऊंची जात के लोग अपनी बेटी देने लग जाए। इसमें तुझे कौन सी तकलीफ हो रही है सोमाशंकर तिवारी को? समझ से परे। पर बवालियों के दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, जाति के आधार पर गौरव लेके बैठे हुए हैं। ठीक, पढ़े लिखे तो है नहीं, अनपढ़ लोग हैं। जाति के आधार पर व्यवस्था हैक करके जुगाड़ सेटिंगों से और अपनी भाई भतीजावाद किसी तरह से नौकरियों तक पहुंच जाते हैं, योग्यताओं के दम पे तो नहीं पहुंचते। ठीक, तो दिमाग में ये बात जाती नहीं और दिमाग से जातिवाद निकलता ही नहीं। इतनी सरल साधारण सी बात कि सब बराबर हैं, सबको बराबरी से रोटी बेटी संबंध बनाने चाहिए, ये समझ में नहीं आती इन बवालियों के। एफआईआर दर्ज करा देंगे, आंदोलन करेंगे। किस बात का आंदोलन करोगे और किस बात की एफआईआर दर्ज कराओगे? बराबरी की बात करना गुनाह कब से हो गया? समानता की बात करना गुनाह कब से हो गया? और तुम अपनी जातिवाद चलाते रहोगे क्या? अजीब किस्म के लोग हैं इस देश में, और ये देश मूर्खों से, जाति के आधार पर पैदा हुए मूर्खों से भरा पड़ा है। ठीक, आगे देख लो, उसमें ही कमी नहीं है। सतीश चंद्र दुबे, केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री। अब ये देख लो, ये एक और बैल देखो, निर्बुद्धि बैल। ठीक है, केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री कहते हैं अपने आप को। ये क्या कह रहे हैं? बहन बेटियों को दान की वस्तु समझने वाली सोच घोर निंदनीय है। अरे भैया दुबे जी, हिंदू धर्म में ही कन्यादान किया जाता है। मूर्खानंद, बैल बुद्धि, तुम्हारे हिंदू धर्म में ही दान किया जाता है। तुम्हारे हिंदू धर्म में ही बहन बेटियों को दान की वस्तु समझा जाता है, तभी तो तुम कन्यादान समझते हो। यही बात तो वर्मा जी कह रहे हैं। ठीक, तो इनके खुद के धर्म में बहन बेटियों को दान किया जाता है, दान की वस्तु समझा जाता है। ये आदमी दूसरों को ज्ञान दे रहा है, सतीश चंद्र दुबे। देखिए, बहन बेटियों को दान की वस्तु समझने वाली सोच घोर निंदनीय है। ये विचार न सिर्फ घटिया है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक मर्यादा भी का भी अपमान है। सरकार ऐसे मानसिक दिवालियापन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। अरे तुम्हारा हिंदू धर्म ही मानसिक दिवालियापन से गुजर रहा है भाई। हिंदू धर्म में ही बहन बेटियों के दान करते हो, कन्यादान करते हो, मूर्ख। अब ऐसे निर्बुद्धि लोग हैं। पूरा हिंदू धर्म कन्यादान से भरा पड़ा है। कन्यादान हर जगह, विवाह, कन्यादान, विवाह, कन्यादान। बच्चियों के दान तुम करते हो। सामने वाले ने यही दान मांग लिया क्योंकि निम्न जाति का है, तो तुम्हारे पेट दुख गए। तुम्हारी जाति का मांगता तो कोई तकलीफ नहीं थी इन्हें। तो ये भैया सतीश दुबे जी हैं, और इनके उच्च विचार आपने देख लिए। ठीक है, इन्हें अब याद आ गया कि बहन बेटियां दान की वस्तु नहीं है, लेकिन हजारों करोड़ों हिंदू रोज अपनी शादी विवाहों में बहन बेटियों के दान करते हैं, कन्यादान कहा जाता है, तब खुलेआम कर लिया करते हैं, पंडित को बैठा के करते हैं। दलित पिछड़े मांग लें तो दान की वस्तु नहीं। ठीक,
तो ये इनके विचार हैं। ये कोयला राज्य मंत्री हैं, दिमाग भी इनका कोयला ही भरा है मेरे ख्याल से। ठीक, आगे देख लीजिए, बीजेपी के और भी नेता हैं, एक और विधायक हैं वहीं से, रामेश्वर शर्मा। वो कहते हैं कि कुछ जातिवादी लोग हिंदू एकता को भंग करना चाहते हैं। अरे मर गए, ये और मूर्खों की प्रजाति का चरम आदमी देख लो, रामेश्वर शर्मा। ये कह रहा है कि कुछ जातिवादी लोग हिंदू एकता को भंग करना चाहते हैं, मतलब अलग अलग जातियों में बटे रहो, अपनी अपनी जातियों में शादी करो, उससे हिंदू एकता बनी रहती है। लेकिन कोई व्यक्ति ये कह दे कि सारे हिंदू मिलकर आपस में जातिवाद खत्म कर दो और अपनी जातियों में रोटी बेटी संबंध बनाओ, तो इससे हिंदू एकता खत्म हो जाती है। वामनों का दिमाग देखो, इनकी बुद्धि देखो और दिमाग देखो। तो रामेश्वर शर्मा ये विधायक है, ये बोल रहा है कि भाई कुछ जातिवादी लोग हिंदू एकता को भंग करना चाहते हैं, आपराधिक मानसिकता किसी की नहीं चलेगी, सनातन एकता रहेगी। मतलब जातियों में बटे रहोगे, सनातन एकता रहेगी। सुनो, ठीक, हिंदू एक था और एक रहेगा। लो, अब इसमें हिंदू एक था एक रहेगा, अपनी अपनी जातों में शादी करेंगे, और हिंदू एक था और एक रहेगा। वाह, ठीक है। सब बेटियों का सम्मान है, सब बेटियां सुरक्षित हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश मंत्री लोकेंद्र पारासर ने, इन्होंने लिखा है कि बेटी किसी की भी हो, सबकी बेटी एक जैसी। अरे भैया, बेटी किसी की भी हो, सबकी एक जैसी है तो सबका बेटा भी एक जैसा है। करो ना शादी निम्न जातियों के साथ। अगर सबकी बेटी एक जैसी है तो फिर अपनी जाति में क्यों शादी करते हो? ये इन निर्बुद्धि बैलों का दिमाग है और इनकी सोच देखिए। आगे देखिए, भारतीय समाज बेटियों में देवी के दर्शन करता है। उस समाज का कोई उच्च अधिकारी ऐसे निकृष्ट विचार रखता है, ये कृत्य घिनौना है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपनी निकृष्ट सोच की तुष्टि के लिए बेटियों की मर्यादाओं को तार तार करने वाले भारतीय प्रशासन में सेवा लायक तो कतई नहीं है। इसे समाज में दंड मिलना चाहिए, कानून से भी दंड देना चाह रहे हैं, ये देख लीजिए। ठीक, आगे देख लो, यही नहीं, बवाली मिश्रा, ठीक है, वो अनिल मिश्रा जो मुंह में गुटखा फंसा के गुटर गुटर करता रहता है और दिन रात डॉक्टर अंबेडकर को गालियां बकता रहता है, ये बवाली मिश्रा भी कूद पड़ा इसमें। देख लो, ये बवाली मिश्रा, ठीक, इसे तो पहचानते ही होगे, आदि बुद्धि का काइया। ठीक, तो ये बवाली मिश्रा गया, इसने भी रिपोर्ट करा दी वहां पे जाके थाने में। अरे भैया, बहुत बुरी बात हो गई, दलित पिछड़ों ने हिम्मत कैसे कर दी इसकी बेटी मांगने की। ठीक, तो इस बवाली मिश्रा ने भी उधम मचाया वहां पे। और फिर यहाँ पे देख लीजिए, राष्ट्रीय सनातन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवती प्रसाद शुक्ला ने कहा, ठीक है, शुक्ला जी क्या कह रहे हैं, मुंह काला कर दिया जाए, 51,000 का इनाम कर। देखिए, मुंह काला भी करेंगे, इनाम भी रखेंगे। ठीक, कि इस तरह के बयान जब देश में आते हैं तो कहीं ना कहीं समाज तोड़ने का काम करते हैं। ये टीका टिप्पणी घोर निंदनीय है। हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। वर्मा आतंकवादी, लो, आईएएस वर्मा आतंकवादी भी हो गया। देख लो, ब्राह्मणों की बेटी मांग ली तो आईएएस वर्मा आतंकवादी हो गया। आई मीन, आदि बुद्धि के लोगों को आप क्या कहोगे? ठीक, इन्होंने देश को बर्बाद करके रखा हुआ है और ये किसी किस्म की सुधार होने भी नहीं देना चाहते। ठीक, आगे देख लीजिए, उसका जो भी मुंह काला करेगा उसे 51,000 का इनाम। तो मतलब अगर वर्मा जी ये कह रहे हैं कि सब लोग मिलकर रोटी बेटी संबंध बनाओ, ठीक है, सब बराबर के लोग हैं, तो इन बामनों के पेट दुख रहे हैं, ये हत्या के आह्वान कर रहे हैं, मुंह काला करने की बात कह रहे हैं, फरसे से काट देने की बातें कह रहे हैं, इनाम रख रहे हैं। ठीक है, इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन कार्रवाई केवल वर्मा जी के विरुद्ध होगी। ये बवाली ब्राह्मण कुछ भी करें, इन्हें पूरा अधिकार है। ठीक, गजब स्थिति है। आगे देख लीजिए, ये देखिए, ये हैं अधिकारी, मंत्रालय के अधिकारी कर्मचारी संघ ने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी को ज्ञापन सौंपा। शुक्ला जी भी आ गए बीच में। ठीक है, शुक्ला, दुबे, चौबे, सबके पेट दुख गए। ये औरतें देखो फरसा लेके चल रही हैं। ठीक है, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज की कार्यकर्ता ने एमपी नगर थाने का घेराव कर दिया। फरसा लेकर थाने का घेराव हो रहा है, देखिए। ठीक, ये देख लो, अब यहाँ पे कोई कानून नहीं टूट रहा, यहाँ कोई गलती नहीं है, मामनों को सारे अधिकार हैं। अरसा फरसा लेकर गर्दन काटने की बातें करना, गर्दन उड़ा देना, सब कर सकते हैं क्योंकि ये ब्राह्मण है। और कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि सब लोग रोटी बेटी संबंध बनाओ, बराबरी से रहो, कोई नीच नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, उससे इन्हें बड़ी तकलीफ है। इसलिए मैंने बवाली ब्राह्मण कहता हूं। ठीक, निर्बुद्धि लोग हैं, केवल जाति में पैदा हो गए, इस वजह से प्रिविलेज भोग रहे हैं, बुद्धि इनमें नाम मात्र की नहीं है, और केवल जातिगत व्यवस्था का संरक्षण करना यही इनका काम। ठीक है, तो ये महिलाएं भी खड़ी हो गई और ये भी यही बात करने लगी। उसके बाद सरकार भी आगे बढ़ी। सरकार ने आईएएस संतोष वर्मा को नोटिस भी पकड़ा दिया कि उन्होंने ऐसी टिप्पणी की जो कि कदाचार में आती है, मिसकंडक्ट में आती है। बताइए, मतलब अच्छी बात करना भी मिसकंडक्ट है। ठीक, ये देख लीजिए,
इससे समाज में वेमनस फैलता है। मतलब हम सब समाज में ये कहें कि सब लोग बराबर के लोग हैं, कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं, सब लोग बराबरी से रोटी बेटी संबंध बनाए, ब्राह्मण भी अपनी बेटियों को दलित पिछड़ों को दें, इससे कदाचार फैलता है। ठीक, सरकार का ये कहना। बताओ, मतलब अच्छी बात करने से कदाचार फैलता है, और जातिवाद बनाए रखो और उस पर बोलो मत, उससे नहीं फैलता। ठीक, तो भैया ये फरहीन खान हैं, ठीक है, अवर सचिव कर्मी मध्य प्रदेश, इन्होंने नोटिस पकड़ा दिया है इन्हें। ठीक, किसे? आईएएस साहब को नोटिस पकड़ा दिया है। ठीक, और ये तो रही अधिकारी कर्मचारी बामनों की, उनकी बात, बवाली ब्राह्मणों की बात। अब जो मीडिया में बैठे बवाली लोग हैं, वो उनके पेट कैसे ना दुखते। तो भैया लल्लन टॉप वाले बामन देवता का बामन दाब जाग गया। ठीक है, आप भी जानते होंगे कि लल्लन टॉप वाला बामन कितना, क्या बोलते हैं, सेक्युलर है, वो तो आप जानते होंगे। ठीक, तो भैया उनका भी बामन जाग गया, और उन्होंने आनन फानन में संतोष वर्मा के पुराने रिकॉर्ड निकाल दिए। पुराने रिकॉर्ड निकालकर संतोष वर्मा के बारे में इन्होंने, देखिए किस तरह से मीडिया झूठ छापता है। यौन उत्पीड़न फर्जी साइन आईएएस का चिट्ठी का खुलासा। ठीक है, मतलब इसका हेडलाइन देखिए आप, इसका संतोष वर्मा पे बहुत सारे पुराने केस चल रहे हैं। अब ये तो आप जानते होंगे कि इस देश में ऐसे दलित पिछड़े आईएएस आईपीएस जो मुखर होके बात कहते हैं, उनके विरुद्ध ऐसे केस चलते रहते हैं, कोई नई बात तो है नहीं। ठीक, और किसी में कोई क्या सजा वजा तो हुई नहीं है, केस चलना और सजा होना दो अलग चीज है। ठीक, लेकिन भैया लल्लन टॉप वाले बामन जी तुरंत पुराने रिकॉर्ड निकाल कर लाए कि संतोष वर्मा ने जो बात कही है उसका जवाब तो हमें देना नहीं। भाई बात यह होनी थी कि लल्लन टॉप वाले इस बामन को यह बताना चाहिए, जवाब देना था कि क्यों ब्राह्मण रोटी बेटी का संबंध दलित पिछड़ों से नहीं बनाना चाहते, और वो क्यों इस बात का विरोध कर रहे हैं। तो इस बात का जवाब तो ये दे नहीं सकते, क्योंकि ये इस बात का जवाब देने में इनकी अम्मा मर जाती है। ठीक, तो उस जवाब की जगह ये संतोष वर्मा के चरित्र हनन पे उतर आते हैं, और संतोष वर्मा के जो पुराने केस चले, केस चलना और सजा होना दो अलग चीज है, उन्हें निकाल कर लेकर आते हैं और दावा करते हैं कि देखिए हेडलाइन में देखिए, यौन उत्पीड़न फर्जी साइन आईएएस की चिट्ठी का खुलासा। चिट्ठा, आईएएस का चिट्ठा खुल गया। अरे भैया सही से तो लिख लेते कि ये आरोप लगे हैं, इनमें से किसी में सजाएं नहीं हुई। आरोप लगना बहुत छोटी चीज है, सजा होना एक अलग बात होती है। नहीं भैया, सीधे चरित्र हनन पे पूरे बामन उतर आए। ठीक है, लल्लन टॉप वाला बामन भी चरित्र हनन पर उतर आया। और ये पंजाब केसरी वाला देखिए, पहले भी बड़े विवादों में रहे हैं आईएएस संतोष वर्मा। आईएएस प्रमोशन में जज के नकली सिग्नेचर मामले में गए थे जेल, रीवा में नौकरानी से संबंध, फिर भी शादी का लगाया था आरोप, पहले भी शादी, बाद में महिला का पता नहीं क्या क्या प्रेम प्रसंग और ये वो। अरे भैया, संतोष वर्मा ने अपने निजी जीवन में क्या किया क्या नहीं किया, यहां ये बात ही नहीं हो रही। बात यहां पे एक दूसरे विषय की हो रही है। ठीक, और वो विषय ये है कि ब्राह्मण अपनी लड़कियां दलित पिछड़ों को क्यों नहीं देना चाहते। अगर ब्राह्मण जातिवादी नहीं है तो उन्हें अपनी लड़कियां दलित पिछड़ों को भी आनी चाहिए। और अगर कोई आईएएस आईपीएस कोई सरकारी कर्मचारी उसे क्रीमी लेयर का सिद्धांत लगाकर उसके बच्चों को आरक्षण से बाहर कर रहे हो, और ये कह रहे हो कि तुम सामाजिक रूप से अब पिछड़े नहीं हो, अगड़े हो, तो फिर ब्राह्मणों को अपनी बेटियां उससे भी आनी चाहिए। जब वो सामाजिक रूप से अगड़ा ही हो गया आईएएस का बच्चा, तो ब्राह्मण अपनी बेटियां क्यों नहीं दे रहे? उन्हें कौन सी तकलीफ है? बात तो सिर्फ इतनी सी है। संतोष वर्मा ने कितने बलात्कार किए क्या नहीं किए वो मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा तो आरक्षण का है। और मुद्दा इस बात का है कि ब्राह्मण अपनी बेटियों को दलित पिछड़ों से क्यों नहीं ब्याहते। उसे बनाने की जगह आप संतोष वर्मा के पुराने केस ढूंढ रहे हैं। ऐसे कोई सवर्णों के भी कितने अधिकारी कर्मचारी, उन पे 100 केस चल रहे हैं। वो कौन से दूध के धुले हैं? कौन सा अधिकारी कर्मचारी दूध का धुला रहता है? मुद्दे वो हो ही नहीं डिस्कस के संतोष वर्मा का चरित्र क्या है। मुद्दा ये है कि जो प्रश्न उठाया गया उसका जवाब दिया जाने, तो उसका जवाब कोई गोदी मीडिया देने तैयार नहीं है, ना लल्लन टॉप, ना ढल्लन टॉप, ना फल्लन टॉप। संतोष वर्मा का चरित्र हनन सब करने तैयार है। पहले इन पे ये आरोप लगा, दूसरा उन पे आरोप लगा, तीसरा, अरे आरोप लगना अलग बात है, सजा होना अलग बात है। आरोप तो 100 लगते रहते हैं। दलित पिछड़े अधिकारियों पे आरोप लगाना तो बहुत आसान बात है, और विशेषकर ऐसे जो खुलकर बोलते हैं उन्हें तो उन पे तो कोई भी आरोप लगा देता है। कौन सी नई बात? ठीक, तो ये अब मीडिया ने अब क्या किया, इन्होंने नैरेटिव बनाना शुरू किया कि संतोष वर्मा तो चरित्रहीन आदमी है, उसकी बात दलित पिछड़ों को थोड़ी सुननी चाहिए, वो तो झूठी बात कह रहा है। ठीक है, वो जो प्रश्न उठा रहा है वो तो कोई प्रश्न ही नहीं है। ब्राह्मण कहाँ जातिवाद करते हैं? ठीक है, बस अपनी रोटी बेटी किसी के साथ नहीं करते, बस जातिवाद नहीं करते। ठीक, आगे देख लीजिए। ठीक, एक और चैनल है वो तो बेशर्म आईएएस, देख लीजिए इसकी हेडलाइन देखिए, बेशर्म आईएएस। अब इसमें साला बेशर्मी कहां से आ गई?
अगर कोई समानता की बात कह रहा है, कोई ये कह रहा है कि भाई ब्राह्मणों को अपनी रोटी बेटी संबंध भी दलित पिछड़ों से बनानी चाहिए, तो बेशरम कहां से हो गया। पर अब क्या किया जा सकता है, बामन बैठे हुए हैं, मीडिया में ज्यादातर बामनों के कब्जे हैं, मिश्रा दुबे पुरी थुरी फलाना ढकाना यही बैठे हुए हैं। और भैया इनसे तो आपने जातिवाद, इनके जातिवाद पे बात की तो फिर ये बिलबिला जाते हैं और प्रश्नों के जवाब देने की बजाय ये चरित्र हनन पर उतर आते हैं, जो कि इनकी पुरानी ट्रिक है कि सामने वाले का चरित्र हनन कर दो, प्रश्नों के जवाब मत दो। ठीक। तो द लेंसन लिखता है कि इस आईएएस की चुनौती, इस आईएएस की किस चुनौती से नाराज हो गए ब्राह्मण। ठीक है, बहुत कम मीडिया चैनलों में कुछ सही बात लिखी गई कि भाई वास्तव में संतोष वर्मा तो ब्राह्मणों की जातिवाद को चुनौती दे रहे हैं। उनके व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने जो प्रश्न उठाया उसका प्रश्न देने की हिम्मत क्या इस देश के सवर्णों में और ब्राह्मणों में है? क्या इस देश के सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए वो जज लोग इस बात का जवाब देंगे, ठीक है, जो अभी जूता खा के रिटायर हुए हैं, मैं उनकी बात भी कर रहा हूं, ठीक है, जिन्होंने ये कहा था कि SC ST में भी क्रीमी लेयर लगाई जाए और उनके बच्चों को बाहर किया जाए आरक्षण के दायरे से। ठीक, वो इस बात का जवाब देंगे कि आरक्षण से बाहर होने वाले अधिकारी कर्मचारियों के बच्चे क्या उनके साथ सवर्ण रोटी बेटी का संबंध बनाएंगे? क्या उनके साथ सवर्ण बराबरी का व्यवहार करेंगे? क्या उनके साथ जातिवाद बंद कर दिया जाएगा क्योंकि उनके पिता ने सरकारी नौकरी आरक्षण से ले ली थी? ये मूल प्रश्न है जिसका जवाब दिया जाना चाहिए। तब आरक्षण का उपवर्गीकरण हुआ था दर्शकों, तब भी मैंने ये प्रश्न पूछे थे, आपको याद होगा, मैंने 6-7 स्ट्रीम की थी और तब भी ये प्रश्न मैंने उठाए थे, क्योंकि ये प्रश्न मेरे नहीं है, ये तो हर दलित पिछड़े पढ़े लिखे व्यक्ति के प्रश्न है और संतोष वर्मा जैसे लोगों के अंदर की व्याकुलता है, हर दलित पिछड़े अधिकारी कर्मचारी की व्याकुलता है कि तुम ये कह रहे हो कि हमने नौकरी ले ली, हम सामाजिक रूप से सक्षम हो गए, तो हमारे बच्चों के साथ अब समान व्यवहार करोगे क्या? भाई आरक्षण तो नहीं दे रहे हमें, क्या सवर्ण अपनी साथ रोटी बेटी का संबंध बनाएंगे, बराबरी का व्यवहार करेंगे, छुआछूत बंद कर देंगे? और कर देंगे नहीं, उसका जवाब तो मिल गया, संतोष वर्मा के प्रश्न का जवाब तो अभी मिल गया कि ब्राह्मण एक टांग से संतोष वर्मा का कोई सर काटने की बात कह रहा है, कोई मुंह काला करने की बात कह रहा है। अरे बेटी शब्द सुन के ही बिलबिला गए बवाली ब्राह्मण, मारने पीटने पर उतर आए, जो बताता है कि ये बिल्कुल भी आप हमारे साथ समान व्यवहार नहीं करेंगे तो मतलब हमारे बच्चों का आरक्षण भी खत्म कर दोगे और समान व्यवहार तो करना ही नहीं है, तो वो वहीं पहुंच जाएंगे 2-3 पीढ़ियों में जहां से निकल कर आए, इतनी मेहनत करके लाए। और शायद यही गेम प्लान है कि दलित पिछड़ों में जो एक वर्ग तैयार हो गया, जो पढ़ लिख गया हम जैसा, जो जिसके पास शब्द हैं अपनी बातों को सही तरीके से रखने के, इस वर्ग को खत्म कर दो, ठीक है, भविष्य में इनके बच्चों को वहीं पहुंचा दो ताकि कोई उन मुद्दों को उठा ही ना पाए, क्योंकि उठाने के लिए पढ़ा लिखा होना, शिक्षित होना, जागरूक होना, बुद्धिशाली होना जरूरी होता है ना, तो उस वर्ग को ही खत्म कर दिया जाए, यही तो शायद प्लान बनाया जा रहा है। ठीक, तो ये जो पूरा मामला है ये ब्राह्मणवाद को चुनौती देता हुआ व्यक्ति है संतोष वर्मा, इसका व्यक्तिगत जीवन जो भी हो लेकिन चुनौती दी गई है। ठीक, और ये उस प्रश्न के जवाब में चुनौती है जो सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण का उपवर्गीकरण किया था, तब सुप्रीम कोर्ट में बैठे ये जो महोदय हैं, इन्होंने कहा था कि SC ST में क्रीमी लेयर, SC ST को भी क्रीमी लेयर आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाए। तो ये जो महोदय साहब हैं अभी जूता खा के बाहर हुए हैं, इन्हें तो आप जानते ही होंगे। ठीक, ये बड़े वकालती थे इस बात के कि SC ST समाज में भी क्रीमी लेयर का सिद्धांत लगाया जाए और ऐसे लोग जो सरकारी नौकरी पा गए हैं वो क्या बोलते हैं आरक्षण के दायरे से बाहर हों। ये और बात है कि इन्होंने खुद अपने न्यायाधीश काल में अपने भतीजे को सेट कर लिया, बॉम्बे हाई कोर्ट में जज बना लिया, लेकिन ये बाकी लोग SC ST के बच्चों को क्रीमी लेयर के सिद्धांत लगाकर नौकरी से बाहर करने का पक्ष लेते थे उस समय जब ये सुप्रीम कोर्ट में CJI नहीं बने हुए थे। इनके कुछ और बयान भी बता देता हूं कि पिछड़े समुदाय के प्राथमिकता देना राज्य का कर्तव्य, SC ST कैटेगरी में केवल कुछ लोग ही आरक्षण का आनंद ले रहे हैं, ये इनका और बयान है। मैं और इनके कुछ और बयान बता देता हूं। आगे ये कहते हैं, दैनिक भास्कर का कोट है, देखिए, संपन्न लोगों को रिजर्वेशन से बाहर करने का फैसला संसद करे। ठीक है, देख लीजिए। आगे कहते हैं कि एक शख्स जब IAS IPS बन जाता है तो उसके बच्चे गांव में रहने वाले उसके समुदाय की तरह असुविधाओं का सामना नहीं करते, फिर भी उनके परिवार की पीढ़ियों तक आरक्षण का लाभ मिलता रहता है। अब यह संसद को तय करना है कि संपन्न लोगों को आरक्षण से बाहर करना चाहिए
या नहीं? जस्टिस बी आर गवई। ठीक है, तो ये गवई साहब हैं और ये इन्होंने बहुत क्या बोलते हैं, सीजीआई बनने के लिए ये सारे काम किए। आरक्षण के उपवर्गीकरण का फैसले में एकमात्र दलित व्यक्ति थे, ये जज थे, और इन्होंने जम के वकालत की कि भाई जो लोग थोड़ा बेहतर हो गए हैं दलित में, CST में, उनके बच्चों को आरक्षण से बाहर कर दिया जाए, संपन्न हो गए। ठीक, अब इन ये खुद तो जूता खा के बाहर हुए, तो पता ही होगा आपको किस तरह से अपमानित करके दलित सीजीआई साहब को सवर्णों ने बाहर किया, बेइज्जत करके। बताने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। और दूसरी बात है कि इनसे अब ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि ये संतोष वर्मा के तो IAS है, और ये अब यही कह रहा है कि भाई मेरे बेटे का आरक्षण खत्म करोगे, क्रीमी लेयर का सिद्धांत लगाओगे, क्योंकि तुम कहते हो हम लोग सामाजिक रूप से संपन्न हो गए, तो क्या ब्राह्मण अपनी बेटियां उसे देंगे? तो ये प्रश्न इस गवई साहब से पूछा जाए कि भाई अब ब्राह्मणों से बोलो कि अपनी बेटियां दे दे। हालांकि ब्राह्मण तो इन्हें जूता मार रहे थे, भूल गए कि अभी थोड़ी देर पहले, ठीक। लेकिन ये गवई जैसे लोगों को, वो जो दलित पिछड़ों में थोड़ा पढ़ लिख कर बेहतर स्थिति में आ गए और जो ये कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए, उन सबसे ये प्रश्न पूछा जाए जो संतोष वर्मा पूछ रहे हैं कि भाई हमारे बच्चों को आरक्षण से तो बाहर कर दोगे क्रीमी लेयर लगा के, क्या ब्राह्मणों की बेटियां भी उनके शादी विवाह करेंगी? क्या सवर्ण अपनी बेटियां हमें ब्याहेंगे? और नहीं ब्याहेंगे तो फिर हम दलित पिछड़े ही रहेंगे और आरक्षण से भी बाहर होंगे। दोनों तरफ से जाएंगे। क्या गेम प्लान है? यही है, ठीक। तो गवई जैसे लोगों से प्रश्न पूछा जाना चाहिए, गंभीर प्रश्न है, इनसे पूछा जाना चाहिए। जब ये वकालत कर रहे थे उन लोगों को बाहर करने। संतोष वर्मा का प्रश्न असली में जस्टिस गवई के मुंह पर फेंका गया एक प्रश्न है, और जवाब भी जस्टिस गवई को ही देना चाहिए था। क्यों सवर्णों की में बैठ के ये सवर्ण हितों की बातें कर रहे थे? वहां पे आरक्षण का उपवर्गीकरण करने में ये काफी उत्सुक थे, ठीक। दलित पिछड़ों की एकता तोड़ने में इनका बहुत बड़ी भूमिका थी। और संतोष वर्मा का जो प्रश्न है वो गवई जैसे लोगों से ज्यादा, सवर्णों से तो है ही, उनसे आप क्या ही उम्मीद करोगे? तो अपने ही लोग बैठकर ये बेवकूफी बातें करेंगे तो आप कैसे सुधार को आगे ले जाओगे? ठीक। तो भाई न्यायालय में बैठे लोगों को इस बात का जवाब देना चाहिए जो संतोष वर्मा पूछ रहे हैं कि भाई अब ब्राह्मणों की बेटियों से शादी विवाह करवाओ ना, संपन्न हो गए, IAS बन गए, IPS बन गए, ऊंची जात के हो, मतलब संपन्न दलित हो गए, और अब तो सामाजिक पिछड़े भी नहीं रहे, बच्चों को आरक्षण के लाभ भी नहीं मिलते, तो अब ब्राह्मणों की बेटियों से शादी विवाह करवाओ ना भाई। बोलो इन ब्राह्मणों से, इन बवाली ब्राह्मणों से सर काटने पीछे घूम रहे हैं, जो फरसा उठाकर चौराहे पे खड़े, संतोष वर्मा का सर काट रहे हैं। सिर्फ इतना ही कहा है कि मेरे बेटे को ब्राह्मण की बेटी दे दो, इतना ही तो बोला है भाई उसने। कौन सा गुनाह कर दिया? मतलब इतनी सी बात पे इतना बवाल कि सर काट दो, मुंह काला कर दो, आतंकवादी कह दो। और भूल गए अभी वो प्रवेश शुक्ला था जो उसने आदिवासी के ऊपर पेशाब की थी। इनकी जरा सी बेटी की शादी के लिए मांग ली तो इतना बवाल है। दलित पिछड़ों पे पेशाब करते हो तो कोई समस्या नहीं है। तो गवई साहब जैसे लोगों से ये प्रश्न पूछा जाए कि भाई आरक्षण से बाहर तो कर रहे हो, अब हमें बराबरी भी दिलवाओ ना। जब सामाजिक रूप से संपन्न ही हो गए, सवर्णों की ऐसी सारी सुविधाएं दिलवाओ, उनके साथ रोटी बेटी संबंध भी बनवाओ। नहीं तो आरक्षण भी छोड़ो, दलित पिछड़े भी रहो, भेदभाव भी सहो। क्या यही होगा? तो दर्शकों ये पूरा मामला है, बेहद गंभीर मामला है, हल्का फुल्का मामला नहीं है। मैं आप इस बात को समझिए कि ये संतोष वर्मा के अंदर की व्याकुलता नहीं है। आरक्षण के उपवर्गीकरण के बाद क्रीमी लेयर के सिद्धांत की जब से बात हुई है, तमाम सारे अधिकारी कर्मचारी जो हैं, जो सरकारी नौकरियों में हैं, जिनके बच्चे आरक्षण से अब बाहर हो सकते हैं, ये उनके अंदर की व्याकुलता है। समानता तो नहीं मिलेगी। ब्राह्मण अपनी बेटी देने की बात सुनकर गर्दन काटने बैठे हैं, अगर ले लोगे तो क्या होगा आप भी जानते हो, ठीक। तो मतलब रहोगे दलित पिछड़े ही, आरक्षण भी जाएगा, दलित पिछड़े भी रहोगे, जाति की गाली भी खाओगे, रोटी बेटी संबंध तो कभी बनेगा नहीं, ठीक। यही सब करने का खेल है। तो ये चुनौती है
जो ब्राह्मणों के ऊपर फेंकी गई थी और ब्राह्मणों से फरसे से और गर्दन मुंह काला करने से इसका जवाब दे रहे हैं। वो अपने जातिवाद को बचाए रखने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। ठीक, यही इस पूरे मामले का सार है। तो ये बड़ा गहरा मामला है, उतना हल्का नहीं है, और अगर कोई इसे हल्के फुल्के में ले रहा है तो मुझे लगता है उसे थोड़ा समझना चाहिए कि ये काफी संवेदनशील मामला है। एक समाज का एक बड़ा वर्ग है जो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है और अपने बच्चों के भविष्यों को लेकर उसके अंदर गहरी क्या बोलते हैं, चिंताएं, और संतोष वर्मा के मुंह से वही सारी चिंताएं बाहर निकलती हुई दिख रही हैं। ठीक, मुझे लगता है इन प्रश्नों को एड्रेस करके जवाब दिए जाने की जरूरत थी, बजाय डरा धमका कर किसी व्यक्ति के जायज प्रश्नों को दबा देने की। ठीक, चलिए, तो ये एक मामला है जो मैं समझता हूँ आप तक पहुंचा होगा। कृपया इन्हें बाकी लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो इस मामले की गहराई को समझें और इस चीज को थोड़ा बेहतर तरीके से डील करें, बजाय हल्के फुल्के में से लेने के। ठीक, तो एक ये मामला है जो इस समय देश में चर्चाओं का विषय बना हुआ है और पूरा ब्राह्मण समाज बवाली हो गया है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और जगह जगह धमकी वमकी सब कुछ चल रहा है, और यूजुअली ब्राह्मण लोग ये करते ही हैं। हर छोटी बात पे इतना हल्ला काटते हैं कि ऊधम मचाते हैं, चिल्ला चोट करते हैं जैसे इन्हें बहुत तकलीफ हो गई हो। ठीक, तो किसी भी जाति के विमर्श को ये कभी खड़ा नहीं होने देंगे, किसी भी सकारात्मक विषय को ये कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे, ये अपनी जातिवाद को बनाए रखने के लिए किसी भी अच्छे काम को आगे नहीं होने देंगे। ठीक, इस बात को लेकर आपको सजग रहने की जरूरत है। ठीक, चलिए, तो ये क्या मामला है।